तो देखो कितने तरीके के वेवगाइड हमें पढ़ने हैं इसमें। एक तो आपको पढ़ना है रेक्टेंगुलर वेवगाइड, एक आपको पढ़ना है रेक्टेंगुलर वेवगाइड, एंड सेकंड दैट यू हैव टू स्टडी इज सर्कुलर वेवगाइड. ओके, so these two you have to study. So first of all I will start with this rectangular waveguide. तो देखो रेक्टेंगुलर वेवगाइड का शेप कैसा होता है. दिस इज द रेक्टेंगुलर वेवगाइड विच यू कैन सी हियर. इन दिस रेक्टेंगुलर वेवगाइड यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स. देखो सबसे पहली चीज आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि एक ऊपर एक कंडक्टर रखा हुआ है, नीचे एक कंडक्टर रखा हुआ है, दो कंडक्टिंग शीट्स एक दूसरे के पास रखी हुई हैं और उनको मिला के इसने एक सिंगल पाइप बना रखा है. तो जैसे कभी आपने पाइप देखा होगा, आपने कभी भी एक प्लास्टिक की पाइप देखी होगी या कभी आपने एक आयरन की पाइप देखी होगी. सो दिस इज नथिंग बट जस्ट अ पाइप. आपको इसको कैसे विजुअलाइज करना है, ये देखिए. सपोज एक मैं यहाँ पे प्लेट रख देता, एक प्लेट यहाँ पे रखता, ठीक है. तो आपको ये दो प्लेट्स अलग अलग दिख रही होंगी. तो अभी इसने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइन करके एक सिंगल पाइप बना दी. तो जैसा पाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, पाइप इज अ सिंगल कंडक्टिंग वेवगाइड और अ सिंगल कंडक्टिंग मटेरियल. तो इस पूरे के पूरे कंडक्टर में आपको एक सिंगल कंडक्टर दिखना चाहिए जिसमें एक ऊपर वाला कंडक्टर और नीचे वाले कंडक्टर को इसने ज्वाइन करके एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया. तो आगे से अगर आपको से पूछा जाएगा व्हाट इज वेवगाइड, सो यू जस्ट हैव टू टेल द वेवगाइड इज नथिंग बट अ पाइप. अ वेवगाइड इज नथिंग बट अ पाइप. तो पाइप से इसको विजुअलाइज करना थोड़ा सा बेटर हो जाएगा आपके लिए. इट इज नथिंग बट अ पाइप, ठीक है. तो इस चीज को तो आप लोग याद रख सकते हो कि वेवगाइड का मतलब आप आगे से क्या समझ सकते हो कि सिर्फ एक पाइप है. जैसे कभी आपने माचिस आपने कभी माचिस देखा होगा, तो माचिस के बीच वाला अगर पार्ट निकाल दो तो ऊपर वाला साइड वाला जो उसका बॉक्स रह जाता है ना, ये वही है, बाकी और कुछ नहीं है. तो इसके अंदर से अगर मैं वो जिसमें आपकी मैच बॉक्स के अंदर जिसमें आपकी स्टिक्स रखी होती है वो वाला अगर आप हिस्सा निकाल दो, तो जो बाहर वाला हिस्सा दिखता है ना, दिस इज नथिंग बट द सेम थिंग. बस आप ये समझ लो कि जो वो वहाँ पे आपका एक कागज का बना होता है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, दैट वी हैव रिप्लेस्ड विद द कंडक्टर्स. तो या फिर हम लोगों ने उसको किसी आयरन से या फिर किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर से रिप्लेस कर दिया. अब इसके अंदर वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा होता है पूरा खाली होता है. दिस इज एब्सोल्युटली वॉइड इनसाइड इट. तो अब देखो यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होंगी. ये देखिए, इसके ऊपर वाला जो सब कुछ दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर कंडक्टर, ठीक है. परफेक्ट होगा कि नहीं होगा वो अपने डेरिवेशन में हम लोग देखेंगे. और इसके अंदर जो मटेरियल आपको दिख रहा है, खाली दिख रहा है, वो है डाइलेक्ट्रिक. Okay, so you can take the analogy of the matchbox. This will give you a better analogy how to visualize this particular waveguide. Okay, so this is dielectric. अब देखो कंडक्टर है, then obviously it will be having some conductivity, and if it is dielectric, it will be having sigma equal to 0, mu and some epsilon. ये आपके डायलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज होंगी. आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसकी ज्योमेट्री है उसको कितना माना हुआ है, a. So you can say that this x axis width or the x axis dimension is your x is a. Similarly y axis dimension is your b. तो हम लोगों ने x axis और y axis के डायमेंशन मार रखी है, where small a is known as your broader dimension and small b is known as smaller dimension. ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में ये रिलेशन हो, बट इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में वी कैन सी दैट स्मॉल ए इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन स्मॉल बी. सो यू कैन से दैट ए इज योर ब्रॉडर डायमेंशन एंड बी इज योर स्मॉलर डायमेंशन. सो होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड द वेवगाइड टिल नाउ. अब इसमें से दो चीजें हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं. एक एक्सिस आपको z दिख रही होगी, लेट मी कॉल दिस एज -z, और ये वाली जो एक्सिस है इसको मैं +z से डिफाइन करता हूँ, ठीक है. तो मतलब अंदर की तरफ जो एक्सिस जा रही है उसको मैं +z से डिफाइन कर देता हूँ और ये मैं -z बोलता हूँ. सो यू कैन ऑल्सो सी देयर इज अ एक्सिस विच इज नोन एज z axis. This z axis is also known as your longitudinal axis, or we also call it as the axis of the given waveguide. तो इस z axis का नाम क्या क्या देते हैं हम लोग, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसको हम लोग बोलते हैं longitudinal axis. This is called as longitudinal axis. कभी कभी इसको बोलते हैं guided axis. कभी कभी इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ द वेवगाइड. ठीक है. और कभी कभी इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ नेट वेव प्रोपगेशन.
तो ये कुछ नाम होते हैं जो आगे चल के थोड़ी और क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएंगे, बट एज ऑफ नाउ यू शुड रिमेंबर दीज नेम्स, ठीक है। तो जो ये जेड एक्सिस हम लोग लेके चलते हैं, वी कॉल दिस थिंग एज द guided axis, axis of the waveguide, longitudinal axis, और sometimes it is also called as direction of net wave propagation। तो मेरे ख्याल से waveguide की सारी चीज़ें आपने समझ ली। दी आपका waveguide is nothing but a pipe. The pipe is having the cross sectional area as rectangle. The broader dimension is A, smaller dimension is B. What is X, what is Y, that we have considered. This Z axis will give you the longitudinal axis. More than that, this is nothing but again the structure of conductor and dielectric, but this structure is having a single conductor। जब आप ट्रांसमिशन लाइन की बात करते थे तो ट्रांसमिशन लाइन में 2 कंडक्टिंग मटेरियल होता था, चाहे वो आपका कोएक्सियल केबल हो चाहे पैरेलल वायर लाइन हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट उसको पूरी तरीके से एक सिंगल कंडक्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कौन कौन से मोड्स एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय मोड, इसको भी थोड़ी देर में समझते हैं, बट बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू डिफाइन द मोड्स। इन केस ऑफ टीएम मोड, in case of TM mode you will be having Hz equal to 0, Ez not equal to 0, and Ex, Ey and Hx, Hy may or may not be equal to 0, but mostly we call it as not equal to 0, ठीक है। तो ये 0 हो भी सकते नहीं भी हो सकते डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, बट द डेफिनेशन ऑफ दिस मोड इज दैट योर Hz हैज टू बी 0। सो इन केस ऑफ TM मोड योर Hz हैज टू बी 0, दिस Ez, Ex, Ey, Hx, Hy दे मे और मे नॉट बी 0। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए आप कैसे दिखा सकते हैं इसको। ये देखिए सपोज आपको Hz 0 दिखाना है, सो दिस डायरेक्शन इज -z और ये डायरेक्शन आप कैसे लेके चल रहे हैं, दिस इज योर +z, है ना। जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने कंसिडर किया। तो देखो Ex किधर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, Ex का अगर आप डायरेक्शन देखेंगे सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ Ex। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ Ey, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ Ey। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ Ez, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ Ez। आराम से समझ लेना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ Hx, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ Hx, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ Hy, ये ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक पॉइंट आप देखें, अगर मैं मानता हूँ कि जो नेट वेव प्रोपगेशन है वो हमेशा +z डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपको देखना है कि अगर नेट वेव प्रोपगेशन +z डायरेक्शन में हो रहा है, सो कैन यू से दैट इन दैट केस द मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द नेट वेव ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये कैसे पता चला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी z वाला कॉम्पोनेंट +z डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का एक कॉम्पोनेंट है Hy जो y डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का एक कॉम्पोनेंट Hx जो Hx डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ और मैं इधर की तरफ चलना चालू करूं, तो अगर मैं इधर की तरफ चलता जाऊंगा सो आई डू नॉट हैव एनी कंपोनेंट ऑफ H विच इज इन दिस डायरेक्शन। और यू कैन से दैट जब आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में बढ़ते जाओगे धीरे धीरे, उस दौरान आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में Ey वाला कंपोनेंट तो इसके परपेंडिकुलर है, Ex वाला कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, बट Ez वाला कंपोनेंट हमेशा इसके क्या है, पैरेलल है। तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक का देखो नाम ही से पता चल रहा है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए दैट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द नेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड is transverse to net direction of propagation, to net direction of propagation। ठीक है, तो इसमें नेट वाला वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप याद रखिएगा। तो पहले ये बता दो सब लोगों को समझ में आ गया। तो देखो आपको याद कैसे रखना है ना, याद ऐसे रखना, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मींस द मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी ट्रांसवर्स टू विच, टू द नेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट Hz डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। तो अगर ये z डायरेक्शन में नहीं आएगा तो Hz की वैल्यू हमेशा कितनी आने वाली है, 0। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। चलो मैं वेट करता हूँ, एक बार आप ये बता दो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो, ठीक है। तो देखो ऐसे ही करना, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में जैसे मैं बता रहा हूँ ना उतना ही याद रखना भी। आप धीरे धीरे ये सब चीज़ें और क्लियर होंगी। मोड क्या होता है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, सिंगल मोड ऑपरेशन, मोड का मतलब क्या होता है, फील्ड कैसे बनती है, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। बट डेफिनेशन के लिए अभी आप स्टार्टिंग में याद रख सकते हो कि अगर आपका
ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द नेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब अगर ये इंसान इधर चलता जा रहा है तो इसके एच एक्स और एच वाई हमेशा परपेंडिकुलर रहने चाहिए। तो इस डायरेक्शन में अगर आप चलते जाओगे तो हमेशा आपको एच एक्स और एच वाई कैसे दिखेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, वैसे ही देखो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की डेफिनेशन क्या होगी। इन दैट केस ई जेड विल बी इक्वल टू 0, ई एक्स विल नॉट बी 0, ये 0 हो भी सकते हैं, ठीक है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ई जेड आपका 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एच जेड, एच एक्स, एच वाई, तो ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना है अभी, क्योंकि बेसिक हम लोग देख रहे हैं ना, तो बेसिक पे इतनी क्लैरिटी रखते हैं। चलो यहाँ पे भी कॉम्पोनेंट बनाना शुरू करते हैं। सो इन दैट केस दिस इज योर ई एक्स, दिस इज योर ई वाई, दिस इज ई एक्स ई वाई, क्लियर। नाउ अगेन एच एक्स एच वाई, सो दिस विल बी योर एच एक्स, दिस विल बी योर एच वाई एंड दिस विल बी योर एच जेड। इस केस में ई जेड 0, फिर से वही काम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। इस इंसान को वापस से आप ट्रैवल कराइए, ये देखो, ठीक है। अगर ये जेड एक्सिस में जाता रहेगा तो आप देखना नाम क्या है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, विच मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द नेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई एंड ई एक्स। तो जो ये ई वाई और ई एक्स वाला कॉम्पोनेंट है ना, ये जब आगे जाएगा तो ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर रहेगा। कोई भी कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल नहीं आ सकता। कैन वी से द सेम थिंग फॉर एच जेड इन दिस केस। फॉर एच जेड इफ यू लुक तो आपको दिखेगा एच वाई का कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर है, एच एक्स का कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर है, बट आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे एच जेड का कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ नेट वेव प्रोपगेशन के पैरेलल होता चला जा रहा है। तो हम मेरे ख्याल से अभी डेफिनेशन धीरे धीरे आपको और क्लैरिटी दे रही होगी कि इफ वी से दैट एनी वेवगाइड इज ऑपरेटिंग इन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, or we say any waveguide is operating in transverse magnetic mode, then there is certain type of electric and magnetic field behavior inside the waveguide that corresponds to that particular mode. तो अब जो मैं अगली स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। पहले 1 मिनट के टाइम में आप ये दोनों चीज़ें प्रोसेस कर लो, फिर अगली स्टेटमेंट में जो बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, दिमाग में प्रोसेस करिए। ये स्टेटमेंट्स अभी बहुत बार रिपीट भी होंगे आपके, ठीक है। चलो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा दिमाग में धीरे धीरे अपनी जो साइकोलॉजी उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सपोज इफ आई टॉक अबाउट द टीएम मोड, तो आपके दिमाग में पहला सेंटेंस क्या आना चाहिए, इन केस ऑफ टीएम मोड द फुल फॉर्म शुड कम इन योर माइंड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। देन यू शुड थिंक दैट इन दिस केस द मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी ट्रांसवर्स टू द नेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। If I suppose the direction of net wave propagation is plus z axis, which means any component of magnetic field cannot be present in hz direction or hz component should be 0. तो hz becomes 0. अब देखो जब hz आपने 0 किया, which means you are saying that there will be certain इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रेजेंट इनसाइड द वेवगाइड। यही तो आप बोल रहे हो कि अगर एच जेड 0 है, उसके बावजूद आपके ई एक्स तो प्रेजेंट है, ई वाई तो प्रेजेंट है, ई जेड प्रेजेंट है, एच एक्स एच वाई प्रेजेंट है, विच मीन्स देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वेवगाइड, and that particular certain behavior of the electromagnetic field are called as the mode. तो mode की definition क्या होती है, mode is nothing but the certain electromagnetic field pattern which is present inside the waveguide. Similarly if we talk about the transverse electric mode, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, फुल फॉर्म ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। देन सेकंड स्टेटमेंट विच मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी ट्रांसवर्स और द परपेंडिकुलर टू द नेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। फिर आप सोचोगे कि अगर मैं नेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को z मानूंगा, इसका मतलब Ez का कंपोनेंट जो आना चाहिए वो हमेशा 0 आना चाहिए, या z की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 0 आना चाहिए। फिर आप सोचोगे इसका मतलब ये है कि उसमें Hz, Hx, Hy और Ex, Hy मिलके कोई ना कोई सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैं बोल रहा हूँ there will be certain electromagnetic field pattern which will be present inside the waveguide that corresponds to what, a particular mode. तो mode word आप जब भी आगे से सुनिए आपके दिमाग में सिंपल सी चीज आना चाहिए, mode is nothing but the combination of electric field and the magnetic field, or simply you can say that there will be certain behavior of the electromagnetic field inside the waveguide. इतनी बात क्लियर हो गई सबको? बोलो तो फिर आगे चलते हैं। क्या इतना पॉइंट सबको क्लियर हुआ? तो धीरे धीरे इसी फिलॉसफी को थोड़ा थोड़ा और डेवलप करते रहेंगे हम लोग, बट इनिशियली आप ऐसे ऐसे सोचते हुए चलिए जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक शायद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलो बात करते हैं टीईएम मोड की। तो आप देखो नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, टीईएम मीन्स ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो यहां पे बात हो रही है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, इनका फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं। दिस इज ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, दिस इज योर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक एंड दिस इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। दिस इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलो बात है इस पर, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, इस केस में आपका EZ भी कितना होना चाहिए, इट शुड बी 0, HZ शुड ऑल्सो बी 0, रिमेनिंग थिंग्स मे और मे नॉट बी 0, EX नॉट इक्वल टू 0, EY नॉट इक्वल टू 0, HX नॉट इक्वल टू 0, HY नॉट इक्वल टू 0। इस केस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाएंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। ये देखिए, ये जो पैटर्न इस बार बनेंगे वो आपके ऐसे बनेंगे। दिस इज EX, दिस इज EY, दिस इज EZ। फाइनली यू विल मेक HX, HY, HZ। ठीक है, और ये दोनों ही क्या होंगे आपके इस बार 0। मतलब अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस डायरेक्शन में अभी ट्रैवल करते हैं, इफ यू ट्रैवल अलोंग दिस डायरेक्शन, विच मीन्स नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड शुड ऑलवेज बी म्यूचुअली ट्रांसवर्स टू दिस पर्टिकुलर नेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो जो नेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आप लेके चल रहे हो, इस नेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग both mathematically as well as with this pictorial diagram that what will be the nature of the electromagnetic fields। तो जब भी ये certain electromagnetic field अंदर exist करेगी, उसको आप बोल देंगे TEM मोड। मोड का सिंपल सा मतलब अभी समझो कि electromagnetic field pattern, nothing else। फाइन, चलो finally we come on to this hybrid mode। in this hybrid mode neither EZ will be 0 nor HZ will be 0 and HX, HY, EX, EY, none of them will be 0. Okay, so none of them are going to be 0. So everything is not equal to 0. So from there also, फिर से just एक diagram. This is your EY, EX, EZ। एक और बना लेते हैं, HY, HX, HZ। बट इन दिस केस बोथ विल नॉट बी 0। ये हमें पढ़ना नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बाकी तीनों चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, बाकी तीनों चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। जस्ट कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, दैट इज वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस हाइब्रिड मोड। सो दिस हाइब्रिड मोड वी डू नॉट हैव टू स्टडी, दिस इज नॉट इन द सिलेबस। वी ओनली हैव टू स्टडी दिस TEM मोड, TE मोड एंड TM मोड। तो आई होप एटलीस्ट यू गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द वेव गाइड। तो सिंपल बिल्कुल लेमैन भाषा में समझते हैं अभी। वेव गाइड का मतलब पाइप, कोई भी पाइप ले लो वो आपका वेव गाइड है, बस वो मेटल का बना होना चाहिए। सेकेंडली, व्हाट आर द मोड्स दैट कैन एग्जिस्ट। टू एग्जिस्ट द मोड देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज इन जनरल वी आर डिस्कसिंग। वैसे तो 4 होते हैं बट 3 पॉसिबिलिटी, TE, TM और TEM। उनके डेफिनेशन क्लियर हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोनेंट्स भी क्लियर हो गए। ऑल द थिंग्स आर एज ऑफ नाउ इज वेरी मच क्लियर। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नाउ अब देखो पूरा का पूरा जो आगे का डिस्कशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आगे का जो डिस्कशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इनिशियली वी विल कैलकुलेट द फील्ड कंपोनेंट्स इन TE मोड। आई विल आल्सो गिव यू द शॉर्टकट हाउ कैन यू रिमेंबर ऑल द फील्ड्स every time exactly, and second we will do the same calculation of the fields for TM mode. So these 2 derivations are very simple and very easy to understand. Once we are comfortable in these 2 definitions, we will try to develop some parameters of both the modes। और एक बार पैरामीटर पता चल गया फिर हम लोग समरी लिखेंगे और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। तो मैं पूरा का फ्लो बता देता हूँ आपको आगे का। पहले सबसे TM मोड की फील्ड कैलकुलेशन, देन वी विल डू द फील्ड कैलकुलेशन ऑफ TE मोड। आफ्टर दैट वी विल सी द सर्टेन पैरामीटर्स विच इज कॉमन इन बोथ द मोड्स। वो पैरामीटर्स पढ़ेंगे जैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ, गाइडेड वेवलेंथ एंड फेज वेलोसिटी, टिल्ट एंगल, ग्रुप वेलोसिटी, intrinsic impedance, both of them, everything that we will study for both the modes simultaneously. After that we will make a summary that in which type of question what is the formula that we should use और क्या क्या एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हम यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। तो ये पूरा का पूरा फ्लो आपका वेव गाइड में रहने वाला है। बहुत ईजी चैप्टर, सारे क्वेश्चंस इसमें आप लगा सकते हो, फुल मार्क्स आप इसमें लेके आ सकते हो। चलो
बात करते हैं TM मोड की. सो टू डिफाइन द TM मोड, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट HZ शुड बी इक्वल टू 0. तो पहला क्राइटेरिया यही है किसी भी TM मोड को जज करने का. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू जज एनी TM मोड. ओके, बाकी सारे कंपोनेंट जो आपने लिखे हैं उनको मैं लिख देता हूँ. योर EZ शुड नॉट बी 0, HX HY EX EY. ओके, दीज थिंग्स शुड नॉट बी, मतलब ये 0 हो भी सकते नहीं भी हो सकते, वो अभी हम लोग देखेंगे भी कि कैसे नॉट. बट HZ जो होगा ना वो हमेशा आपको 0 मिलेगा. HZ जो आपको मिलेगा दैट विल ऑलवेज बी 0. तो वैसे तो ये काफ़ी आसान है. ये जो डेरिवेशन है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, है ना. तो डेरिवेशन को स्किप मत करना क्योंकि एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो क्वेश्चंस लगाने या ना लगाने में डिफरेंस पैदा करता है, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में आपको. बट ये EZ आप पूरा का पूरा लिखना, और यहाँ पे हमने लिखा है ऐसा कुछ. ठीक है, चलो एक बार फिर से वही डायग्राम बना लेते हैं जो इतनी देर से बना रहे हैं हम लोग, ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी हमें मिले. तो यहाँ पे अगर हम फील्ड कॉम्पोनेंट्स की बात करता हूँ, सो दीज आर द फील्ड कॉम्पोनेंट दैट वी आर हैविंग. दिस इज योर EX, this is your EY. Similarly, this will be your HX and this will be your HY. काफ़ी ध्यान से समझना सारी बातें. And this will be the direction of EZ. Let me define some points. This can be called as x equal to 0. This point can be called as x equal to A. ठीक है. This point can also be called as y equal to z. This point can also be called as y equal to b. So these are some points which I have included here, and this fields component now you are comfortable, so that is why I am removing these fields components from here. ठीक है, तो जस्ट एक बार मैंने बना के आपको विजुलाइज करा दिया, जो कि आप थोड़ी देर पहले भी कर ही रहे थे. तो जस्ट वो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं. तो हर बार मैं जस्ट एक बार बना के आपको दिखा दूंगा, फिर उनको मैं रिमूव कर दूंगा. ठीक है, चलो. तो ये हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. How many of you can tell me what will be the equation of the plane x equal to 0? So if I talk about plane x equal to 0, so everyone should understand that this plane, ये अंदर वाला जो दिख रहा है, ये इधर वाला, ये आपका x equal to, ये मैं बाद में हटा भी दूंगा, जस्ट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ. ये हो गया x equal to 0. What will be the equation of the plane x equal to a? So where x will be equal to a, this plane, this will be your x equal to a. This. दिख रहा है सबको? ये नीचे वाला बताना क्या होगा. this will be y equal to 0. and what about this becomes y equal to b, है ना. so I hopefully you can understand this thing. तो अभी मैं इसको डिफाइन करता हूँ, फिर बाद में मैं इसको हटा भी दूंगा. तो मैं डिफाइन करता हूँ that my x equal to 0 is representing the left wall. It is representing the left wall. What about x equal to a? अब देखो x equal to a is representing your right wall. So it is representing the right wall. What about y equal to 0? So y equal to 0 is representing the bottom wall. It is representing the bottom wall. And what about y equal to b? B, it is representing the top wall. ठीक है, ये लिख दिया मैंने. तो अब मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी. तो जस्ट एक बार मैंने आपको विजुलाइज कराया और उसके बाद मैंने ये हटा दिया. ठीक है, तो अभी आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि x इक्वल टू के 2 कंपोनेंट्स एंड y इक्वल टू के 2 कंपोनेंट्स मैंने बना दिए. सो कैन यू इमेजिन ऑल दीज डायग्राम्स दैट व्हाट विल बी द लेफ्ट वॉल, व्हाट विल बी द राइट वॉल, व्हाट इज द टॉप वॉल, व्हाट इज द बॉटम वॉल. सो होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ठीक है, ये समझ में आ गया तो एक बार बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आगे बता पाऊँ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये समझ गए ना टॉप वॉल क्या है, बॉटम वॉल क्या है, ये और कोऑर्डिनेट समझ गए जो मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद डेरिवेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए. बहुत ही बेसिक डेरिवेशन है, यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड इट. समझ आ गया ना, बहुत ही ईजी है. तो इस डायग्राम को मैं ख़राब नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़ेगी ना, कुछ चीज़ें मुझे आपको दिखानी पड़ेंगी यहाँ पे. तो इस वजह से मैं इस डायग्राम को बहुत क्लटर्ड नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ मैंने अलग से आपके लिए यहाँ पे लिख दी. ठीक है, काफ़ी ईजी है. चलो आगे देखते हैं. अब फील्ड कैलकुलेशन करना है. तो फील्ड कैलकुलेशन का मतलब, अब देखो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, और उसको हम लोग एजम्पशन के तौर पे भी लेके चलते हैं. ये जो कंडक्टर है ना, इसका सिग्मा मैं मान के चलता हूँ इन्फिनिटी.
So let me assume this conductor to be a perfect conductor, and I am assuming this waveguide, this dielectric, to be lossless in nature. Mu naught mu r epsilon is equal to epsilon naught epsilon r. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ. So this is the first assumption which I am taking it here. First assumption. ऐसा आपने ट्रांसमिशन लाइन में भी assumption लिया था. So first assumption I am assuming that conducting walls are perfect dielectric. तो जो कंडक्टिंग वॉल्स हैं वो आपके क्या हैं? परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक. इसका मतलब उनका जो सिग्मा सी है दैट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी. सिमिलरली द सेकेंड आई एम अज्यूमिंग इट एज दैट द डाइलेक्ट्रिक inside the conducting walls inside the conducting walls is lossless. तो इसको मैं lossless मान के चलता हूँ. तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सिग्मा डी विल बी 0, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. ये चीज़ हम लोग यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है ना, ये चीज़, ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया ना तो वेव गाइड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी. मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि वेव गाइड में असल में करना क्या है. देखो समझना इस डायग्राम को बहुत ध्यान से. देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सोर्स लगाता हूँ. दिस इज टाइम हार्मोनिक सोर्स. टाइम हार्मोनिक सोर्स मीन्स इट विल बी सोर्स ऑफ ईएम वेव. तो एक ईएम वेव यहाँ से गई अंदर. देखना अगर ये टाइम हार्मोनिक सोर्स है, एसी सप्लाई आपने लगा रखी है, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी बतानी पड़ेगी. ये है फ्रीक्वेंसी. अब समझना इस बात को ध्यान से. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर लॉन्च कर रहा हूँ. जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर लॉन्च करता हूँ उस टाइम पे जो उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो पता नहीं कौन सा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, उस डायरेक्शन के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है. तो जो टाइम हार्मोनिक सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी आप एफ मान के चल रहे हो ना, जब ये अंदर एंटर करता है तो इसका जो फेज कांस्टेंट इसको ऑफर करता है ये डाइलेक्ट्रिक, इट ऑफर्स इट ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन. ठीक है. तो जस्ट एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है. जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक सिंपल बीटा ऑफर करता है. एक सिंपल बीटा ऑफर करने का मतलब क्या है कि जस्ट ये इसको एक फेज कांस्टेंट ऑफर करता है ताकि ये ईएम वेव आपकी प्रोपगेट कर सके. अब एक बात ध्यान से समझना इस बात को कि जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रैवल किस में कर रहा है, वो तो सबसे पहले इस वेव गाइड के अंदर जाएगा, फिर जाके इन कंडक्टिंग वॉल्स को फेस करेगा. तो इनिशियल जो उसको मिलेगा ये बीटा आपको मिल रहा है प्रोपगेशन कांस्टेंट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द वेव गाइड और इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द कंडक्टिंग वॉल्स. तो यहाँ पे मैं एक फैक्टर और डिफाइन करता हूँ, बीटा गिव्स यू द फेज कांस्टेंट offered to launched EM wave by the dielectric. ठीक है. तो बीटा क्या है, मतलब आप ऐसा समझो ना, ये कंडक्टिंग वॉल्स है ही नहीं. ऐसा मान लो कि ये कंडक्टिंग वॉल्स ये जो है ये इन्फिनिटी को चली गई, ये भी इन्फिनिटी को, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी. तो मान लो ये सारी की सारी वॉल्स जो है ना इन्फिनिटी तक चली गई. तो इसके बीच में आपको क्या दिखेगा हमेशा, यू विल ऑलवेज सी द डाइलेक्ट्रिक विच इज प्रेजेंट इनसाइड. So now you can see that the phase constant of this particular dielectric will be same as the dielectric of the unbounded medium. Electromagnetic wave में जो आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अपनी EM वेव को प्रोपगेट कराते थे, इन द सिमिलर मैनर जस्ट यू हैव टू विजुअलाइज दिस EM वेव इनसाइड द वेव गाइड विच इज लॉन्च्ड बाय दिस टाइम हार्मोनिक सोर्स. तो आपका काम क्या है कि एक टाइम हार्मोनिक सोर्स लेके आओ और EM वेव को इसके अंदर लॉन्च कर दो. जब आप EM वेव को इसके अंदर लॉन्च करेंगे टाइम हार्मोनिक सोर्स से, असल में ये एंटीना होगा, एंटीना के थ्रू हम लोग इसमें लॉन्चिंग करते हैं, बट अभी के लिए टाइम हार्मोनिक सोर्स मान लो. ये टाइम हार्मोनिक सोर्स जो है, जब आप इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लॉन्च करोगे अंदर, तो जैसे ही ये लॉन्च होगा इनिशियल बिहेवियर जो वो शो करेगा, इट विल शो जस्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज ट्रैवलिंग इन अनबाउंडेड मीडियम. तो इनिशियली जो इसका प्रोपगेशन मोड होता है या जो इनिशियली इसके प्रोपगेशन का बिहेवियर होता है, इट इज सेम एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द अनबाउंडेड मीडियम. क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ आया?
तो अभी बिल्कुल लेमैन लेवल पे चल रहे हैं, धीरे धीरे इसको हम लोग मैथमेटिकल सपोर्ट भी देंगे। तो ये पॉइंट समझ आ गया सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, एक एक करके समझते रहिए। तो ये डायग्राम हमेशा अब आगे से बनेगा। ये सोर्स, ये गई आपकी ईएम वेव, ये है आपकी ईएम वेव। जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है वो उसको ये वाला बीटा ऑफर करेगा इन एनी सर्टेन डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन में ये प्रोपगेट कर रहा है, जिस भी डायरेक्शन में ये एंटर करना चाहता है। ठीक, ओके, चलो बहुत अच्छा यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, नाउ you can apply the Helmholtz equation लगाते हैं यहाँ पे। You know that equation becomes del to E equal to gamma square E, और गामा यहाँ पे क्या है, गामा इज propagation constant offered to launched EM wave by dielectric inside the medium, by dielectric inside the waveguide, inside the waveguide। दो क्लास तक बस थोड़ा सा आपको समझना है, दो क्लास में आप ये सारे टर्मिनोलॉजी से कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो गामा ये दे रखा है। तो आप बोलेंगे अभी तो आप बोल रहे थे लॉसलेस है, तो ये गामा कहाँ से आ गया, तो मैं अगेन आपको बताना चाहता हूँ, दिस गामा विल एक्चुअली रिप्रेजेंट जे बीटा। वाई? बिकॉज यू आर कंसिडरिंग इट एज लॉसलेस। ये प्रोपगेशन कांस्टेंट इसको ऑफर करेगा। होपफुली यू रिमेंबर दिस हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है ये, इसके मैं लेता हूँ तीन कंपोनेंट्स। तो आपको ये मिलेगा डेल टू ई एक्स, ए एक्स कैप, डेल टू ई वाई, ए वाई कैप, डेल टू ई जेड कैप इक्वल टू गामा स्क्वायर ई एक्स कैप, गामा स्क्वायर ई वाई कैप प्लस गामा स्क्वायर ई जेड कैप। ठीक है, ये जस्ट मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दी। होपफुली यू रिमेंबर दिस हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इट इज़ वेरी सिंपल। ये आपका हम लोग ईएम वेव में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जस्ट मैंने अभी गामा ही लिखा, बाद में गामा को जे बीटा पुट कर देंगे, नॉट एन इशू। और अगर आप इसको लिखना भी चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। अब देखो यहाँ से अगर आप बनाओगे तो कितनी स्केलर इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं। कैन वी राइट सिक्स स्केलर इक्वेशंस फ्रॉम हियर। del to ex equal to gamma square ex. We can also write del to ey equal to gamma square ey. We can also write del to ez equal to gamma square ez. Del to hx equal to gamma square hx and del to hy equal to gamma square hy. तो ये टोटल 6 इक्वेशंस आपको लिखनी है। अब ये 6 इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, एंड बाय सॉल्विंग दिस 6 इक्वेशन यू हैव टू फाइंड आउट द फील्ड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द वेवगाइड इन केस ऑफ टीएम मोड। टीएम मोड पहला लेके चल रहा हूँ ना, तो ये पहला हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन था। ऑन द सिमिलर बेसिस यू कुड हैव आल्सो रिटन डेल टू एच इक्वल टू गामा स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कंपोनेंट लेंगे, सिंस एच जेड वॉज 0, तो आपको टोटल कितने इक्वेशंस मिल जाएंगे, यू विल गेट दिस 5 स्केलर वेव इक्वेशंस। और इनकी मदद से आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, एच एक्स, एच वाई, ये सबको समझ आ गया क्या क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो देखो अपना पर्पस क्या है, पर्पस बहुत आसानी से समझना और बहुत क्लैरिटी से समझना कि हमारा पर्पस क्या है। वी वांट टू कैलकुलेट द ऑल द पॉसिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द वेवगाइड अंडर अ सर्टेन कंडीशन। ये सर्टेन कंडीशन क्या है आपकी, ये देखिए, ये हमने माना था एच जेड इक्वल टू 0। उसके बाद ये दुनिया भर के एजम्पशंस यहाँ पे हमने माने। फिर हमने ये सोचा कि अगर हम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगा दें, जो कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आप लगा सकते हो, तो जब आपने हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगाई तो आपको पता चला कि आप टोटल इसको 5 स्केलर वेव इक्वेशंस में ब्रेक कर पा रहे हो, एंड ऑब्वियसली और एच जेड इज 0, सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग द 6th इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इस 5 इक्वेशन को, सॉल्व करते हैं। तो देखो इसका सॉल्व करने का एक सर्टेन तरीका होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। इन 6 में से क्या करना होता है, सिर्फ इस वाली वेव इक्वेशन को आपको पिक करना होता है। इसको पिक करते हैं,
इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसकी मदद से बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स को हम वन बाय वन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक द इक्वेशन दिस del 2 Ez equal to gamma square Ez. Let me consider that this Ez is some function of xyz which is directed in Az cap. ठीक है, तो जो यहाँ पे सफिक्स लिखा रहता है ना नीचे, ये वाला, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? हमेशा डायरेक्शन. सो दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. तो आपने माना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो एजेड कैप में है, वो तो हमने डायरेक्शन एजेड कैप ही माननी चाहिए. बट यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट है ये हम मान ले रहे हैं कि एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है, एंड इट ऑल्सो द फंक्शन ऑफ जेड. सो लेट मी पुट इट हियर. वंस आई विल पुट दिस पर्टिकुलर थिंग हियर, तो यहाँ से देखो क्योंकि ये एक्स का भी फंक्शन है तो ये आपको मिलेगा del 2 Ez अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 Ez अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 Ez अपॉन del z स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका गामा स्क्वायर Ez. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये काफ़ी क्लियर है ये सारा का सारा पॉइंट. ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे del 2 Ez अपॉन del x स्क्वायर, del 2 Ez अपॉन del y स्क्वायर, del 2 Ez अपॉन del z स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर Ez. अब चाहें तो आप गामा की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं. दिस गामा विल बिकम j ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज गामा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन. ठीक, तो देखो ये पॉइंट्स बहुत ऑब्वियस हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. बाद में जब मैं समराइज करूंगा इनको तो आपको सिर्फ टीएम मोड के डेरिवेशन में थोड़ा सा फोकस रखना है. एक बार टीएम मोड के डेरिवेशन समझ में आ गई, 2 से 3 बार मैं इसको रिपीट करूंगा, धीरे धीरे करके बात आपके दिमाग में बैठेगी. तो जब टी मोड स्टार्ट होगा उस तक आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे इन सारे के सारे डेरिवेशंस में. तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ. सो वंस आई विल पुट दिस वैल्यू यू विल गेट दिस एज del 2 Ez अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 Ez अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 Ez अपॉन del z स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन Ez इक्वल टू 0. ठीक है, ये आपके पास आ गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दिस इज योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, सो दिस इज योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये इस तरीके की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक सर्टेन तरीका होता है विच इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड. टू सॉल्व अबव पार्शियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, टू सॉल्व अबव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वी यूज वेरिएबल सेपरेबल मेथड. तो देखो हमारे सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत डिटेल में तो नहीं है, बट हमें ये मेथड जस्ट समझ लेना है कि इसका कुछ सर्टेन मेथड होता है. तो उस मेथड में आप क्या करते हैं, जो भी आपका ये Ez दिया रहता है, आपको तो पता है कि ये XYZ का फंक्शन है, तो जस्ट आप इनको वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं. x एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ y, z एज अ फंक्शन ऑफ z. ये मान के आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखो टाइम भी हो गया फर्स्ट हाफ का, सेकेंड हाफ भी अपना 8:15 से. सो विल स्टार्ट द सेकेंड हाफ राइट फ्रॉम हियर. So we'll be back in just 5 to 10 minutes so that both the lectures are completed. So let me summarize all the points till now. Just यहाँ तक हम लोगों ने किया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं 8:15. तो मैं आपको एक बार समराइज करता हूँ और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ. ठीक है, तो आपको एक एक करके मुझे बताना है. तो जल्दी से एक बार फटाफट सारे क्वेश्चन के आंसर दे दो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू आर ग्रास्पिंग एवरी पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू विजुअलाइज अ गिवन वेवगाइड एज अ पाइप. कभी कभी वो पाइप सर्कुलर हो जाएगी, सर्कुलर पाइप आपने भी देखी होगी, कभी कभी वो पाइप रेक्टेंगुलर हो जाएगी. तो रेक्टेंगुलर वाले का मैंने जो आपको बताया कि एक माचिस की डब्बी लीजिए और उसमें से जो बीच वाला जिसमें आपकी स्टिक्स रखी होती है उनको निकाल दो, बाहर वाला जो डब्बा बचता है वही है आपका रेक्टेंगुलर वेवगाइड. ठीक है, यस. तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया. सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बोला कि ये जो मोड्स मैं डिफाइन कर रहा हूँ, टीई मोड, टीएम मोड, टीईएम मोड, हाइब्रिड मोड, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड जैसे ही आप वर्ड सुनते मोड. सो एज सुन एज यू लिसन द वर्ड मोड, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड? बोलो. मोड वर्ड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैटर्न. एब्सोल्युटली करेक्ट है, वेरी गुड आंसर. तो जो आपके दिमाग में पहला वर्ड आना चाहिए दैट शुड कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैटर्न. अब ये पैटर्न बनेंगे कैसे? सपोज आई हैव गिवन यू ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड.
So transverse electric mode means the electric field should always be transverse towards the net direction of propagation, which means there should not be any EZ component. मतलब EX EY तो रहेंगे, HX HY SZ भी रहेंगे, वो सब मिला जुला के क्या बनाएंगे, एक फील्ड पैटर्न बनाएंगे. वो फील्ड पैटर्न बाद में हम लोग भी बनाएंगे. तो फील्ड पैटर्न जो बन के आएगा, दैट पर्टिकुलर फील्ड पैटर्न इज कॉल्ड एज द मोड ऑफ अ सर्टेन वेवगाइड. सिमिलरली ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, the magnetic field should always be transverse towards the net direction of propagation, which means HZ should be 0. इसका मतलब ये नहीं कि सारे 0 हो जाएंगे, HX HY EX EY EZ तो रहेंगे नॉन जीरो. तो वो एक फील्ड पैटर्न बनाएंगे. दैट पर्टिकुलर फील्ड पैटर्न इज कॉल्ड एज द मोड ऑफ अ सर्टेन वेवगाइड. सिमिलरली TEM, सिमिलरली हाइब्रिड. एक बार ये पता चला, उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई कि एक वेवगाइड के गिवन डायग्राम में आपको समझना क्या क्या होता है. जब आपका एक वेवगाइड का डायग्राम गिवन होता है, जब भी आपको एक वेवगाइड का डायग्राम गिवन होता है, ये अभी बहुत बार करना है, ठीक है. तो ऐसा मत समझो कि ये खत्म हो गया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी है. जब भी आपको एक वेवगाइड का डायग्राम गिवन होता है, तो आपको वहाँ से क्या क्या समझना होता है वो मैं आपको बताता हूँ. देखिए, एक वेवगाइड के गिवन डायग्राम में यू शुड अंडरस्टैंड कि जो कंप्लीट कंडक्टिंग मटेरियल है, इसकी कंडक्टिविटी कितनी है, इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक सपोज अभी वैक्यूम है, तो उसका म्यू कितना है, एप्सिलॉन कितना, सिग्मा कितना है, ये समझ में आ गया. इसके अंदर जो आप वेवगाइड EM वेव को अपने लॉन्च करते हो, अब ये EM वेव कौन से डायरेक्शन में लॉन्च हो रहा है ये नहीं पता, बट जो भी EM वेव आप लॉन्च कर रहे हो इसमें, उसको इनिशियली ये डाइलेक्ट्रिक क्या ऑफर करेगा, इनिशियली ये डाइलेक्ट्रिक एक बीटा ऑफर करेगा. तो उसको विजुअलाइज कैसे करना है, जब EM वेव वेवगाइड के अंदर जा रही होती है, उस टाइम पे आप ऐसा मान लो कि ये जो वॉल्स है ना, ये इन्फिनिटी पे चली गई, ये वाली वॉल्स पे इन्फिनिटी पे चली गई, तो वो बिल्कुल अनबाउंडेड मीडियम जैसा जाता रहेगा until and unless it is not hitting this boundary. जब तक ये इस बाउंड्री को हिट नहीं कर रहा, तब तक वो बिल्कुल अनबाउंडेड मीडियम जैसा बिहेवियर शो करेगा इनिशियली. सो वी अंडरस्टैंड दैट दिस EM वेव विल बी ऑफर्ड दिस बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय दिस पर्टिकुलर डायरेक्ट्रिक इन दिस डायरेक्शन, जो भी सर्टेन डायरेक्शन यहाँ पे आप मान के चल रहे हो. फिर हमने देखा ये एजम्पशन तो मान ही रखा था. फिर आपको पता होता है कि अगर आपको कभी भी बोला जाएगा दैट यू हैव टू कैलकुलेट अ फील्ड इन विच योर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स are perpendicular to the direction of propagation or you are interested in the derivation of electromagnetic wave, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन का ही एक रिफाइंड वर्जन होता है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. वैसे तो हमें मैक्सवेल्स इक्वेशन यूज करनी चाहिए, बट इन EM वेव वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, रादर दे आर द सेम थिंग, जस्ट हेल्महोल्ट्ज गिव द बेटर अंडरस्टैंडिंग और द बेटर फॉर्मेट टू सॉल्व अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमने ये माना. फिर हमने देखा कि इसको अगर हम पूरा का पूरा एक्सपैंड करते अलग अलग कंपोनेंट्स को EX EY EZ को, तो हमें टोटल यहाँ से 6 स्केलर वेव इक्वेशंस मिलती है और 2 स्केलर वेव इक्वेशंस यहाँ से मिल जाती है. ठीक है, आपने बोला था कि गामा यहाँ पे लॉसलेस मानना है मीडियम को, तो मैंने गामा भी J बीटा मान के डिफाइन कर दिया. अल्टीमेटली वी रीच्ड अप टू दिस पॉइंट दैट दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग. अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज होता है, वो मेथड हम लोगों ने यहाँ तक यूज़ कर लिया. ठीक है, यहाँ तक सबको सब कुछ समझ आ गया. ठीक है, ठीक है. तो जैसे जैसे क्लासेस करते जाओगे ना, वैसे वैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी. तो आप इसमें भी देखना कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे वेवगाइड के, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन यू विल क्रैक इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम. ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके डेवलप करेंगे वेवगाइड के. ओके, तो ये वाला लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.